इसलिए मेरे न रहने के बाद आप इस काम को पूरा करेंगे। और अभी साथियों ने बताया कि माननीय कांशीराम साहब अपनी माँ को 20 पन्ने की चिट्ठी दी है। 20 पन्ने की चिट्ठी थी वो, तो पूरा चिट्ठी तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन उस चिट्ठी में 4-5 पॉइंट ऐसे थे जो माननीय कांशीराम साहब अपनी माँ को लिखते हैं कि हे माँ, अभी तक मुझे लगता था कि मैं तेरा बेटा हूं और तू मेरी माँ, लेकिन जब से मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन संघर्ष को पढ़ा है और इस देश में 6743 जातियों में बटे हुए समाज को जब हमने अध्ययन किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ तू ही मेरी माँ नहीं है, बल्कि इस देश के जितने भी दुखी पीड़ित महिलाएं हैं वो सब हमारी माँ है। इस देश के जितने भी दुखी पीड़ित भाई हैं वो सारे हमारे भाई हैं। इसलिए अब हमने, प्रत्येक माँ का ये सपना होता है कि उसका बेटा नौकरी करे, शादी करे, शादी करने के बाद बहू लाए और बहू और बेटा मिलकर माँ की सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे। लेकिन मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का जब से जीवन संघर्ष को पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैंने निर्णय लिया है कि मैं अब लौट कर कभी घर वापस नहीं आऊंगा। मैं कभी लौट कर अपने घर वापस नहीं आऊंगा। और 1965 में माननीय कांशीराम साहब DRDO की नौकरी से इस्तीफा देकर 1965 के बाद कभी घर नहीं गए, कभी घर नहीं गए। और माननीय कांशीराम साहब ने जब बाबा साहब अम्बेडकर की पीड़ा को समझा तो उस पीड़ा में एक दर्द भी समझा। क्या दर्द था? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैंने तो बहुत काम किया, लेकिन एक काम क्या हमसे नहीं हो पाया, हम नहीं कर पाए। जीवन छोटा पड़ गया कि हम अपने समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को इकट्ठा नहीं कर पाए, पढ़े लिखे लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवित रहते हुए पढ़े लिखे लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि बाबा साहब अम्बेडकर तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद हम पढ़े लिखे समाज को, बुद्धिजीवियों को ऑर्गेनाइज करें। और महाराष्ट्र में उन्होंने पुणे में पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को, कर्मचारियों को इकट्ठा करना शुरू किया। और जब 200, 250, 300 की संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हो गए तो इकट्ठा करके उन्होंने माननीय कांशीराम साहब ने उन पढ़े लिखे कर्मचारियों को 2 बातें समझाई। पहला बात उन्होंने समझाया जो उन्होंने अपने जीवन में उतारा और अपने साथियों को जीवन में उतारने के लिए कहा। पहला बात क्या था? पहली बात थी कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की व्हिच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक फॉर योर प्रोग्रेस। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे जीवन के विकास के सारे ताले खोले जा सकते हैं। नौकरी में सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है? सबसे बड़ी नौकरी कौन सी होती है? IAS की नौकरी होती है। सबसे बड़ी नौकरी तो IAS की है। और IAS में सबसे बड़ा IAS में जो सबसे बड़ा IAS होता है सेंट्रल में, उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं। और राज्य में जो सबसे बड़ा IAS होता है उसको चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं। इससे तो बड़ी नौकरी नहीं है। ये जो हमारा अधिकार है, रिजर्वेशन का अधिकार है, या कोई भी अधिकार संविधान में अमेंडमेंट करने की ताकत कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के पास है। कोई भी नया कानून बनाने का अधिकार है कैबिनेट सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास है। अमेंडमेंट करने का, कोई बिल लाने का अधिकार है, कौन करेगा? राज्य में या तो चीफ मिनिस्टर करेगा और सेंट्रल में प्रधानमंत्री करेगा। बिल लाकर 2/3 बहुमत से पास करेगा, उसी के पास है ना। आप कितने भी बड़ी नौकरी में चले जाइए, कितने भी पढ़े लिखे लोगों का, कर्मचारियों का आप संगठन खड़ा कर लीजिए, क्या आप प्रमोशन में रिजर्वेशन बहाल कर सकते हैं? किया जा सकता है? तो जितने भी पढ़े लिखे लोग, ये जो SC ST कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन, SC ST कर्मचारी, किसका लिए वेलफेयर भाई? तो कर्मचारियों के लिए वेलफेयर।